नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो बंगाल की एक छोटी सी गांव धमाकली में रहने वाला विद्रोही का है। अपने नाम के जैसा विद्रोही बचपन से वो हर एक चीज का विरोध करता था जो उसे ठीक नहीं लगता था, जो उसे अन्याय नजर आता था। उसके माँ बाबा लाख बार समझाया कि समाज में हर किसी का दृष्टिकोण एक जैसा नहीं होता है। जो किसी के लिए अन्याय नजर आ रहा है वो शायद किसी और के लिए न्याय हो। समाज और समय के साथ साथ इंसान को ठीक से परख के फिर न्याय या अन्याय का विचार या विरोधिता या समझौता करना चाहिए। पर विद्रोही का ना विचार बदला, ना ही उसका नाम। और जब उसने एक दिन देखा कि गांव के मुखिया गरीब किसानों से उनके ही अपनों का शव खरीद रहा है 100-200 रुपये में, तो उससे रहा नहीं गया। वो मुखिया पर चिल्लाने लगा। उसका ये मानना था कि किसी का अपनों का शव उनके परिवार वालों की ही है, ना कि कोई अमीर मुखिया का जागीर। पर बच्चा होने के कारण कुछ भी ना कर पाया मुखिया के खिलाफ। फिर भी गुस्सा एक ज्वाला की माफी उस पे पनपता गया। दिन रात लैंटिन की रोशनी पे पढ़ाई करता रहा और बड़ा होकर एक पुलिस ऑफिसर बन गया। हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर मिलते ही गांव में चला आया मुखिया को अरेस्ट करने। पर मुखिया बहुत ही चतुर था। पहले तो उसने अरेस्ट वारंट मांगा, फिर पूछा, विद्रोही बेटा, तुम्हारा एरिया कौन सा है? क्या धमाकाली तुम्हारे जुरिडिक्शन में आता है? कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया विद्रोही। उसे पता चल गया था कि वो प्रोटोकॉल में फंस गया है। पर पूरे गांव के सामने ये बेइज्जती उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और प्रण लिया कि गांव में फिर से पैर रखूंगा तो पूरे पेपर्स के ही साथ, वरना जिंदगी भर अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा गांव वालों को। पूरा 5 साल लग गया विद्रोही को संदेशखाली पुलिस स्टेशन में तबादला लेते लेते, जिसके जुरिडिक्शन के अंदर धमाकली गांव आता है। उसे पता था कि उसके आने का खबर फैला तो मुखिया चौकन्ना हो जाएगा, इसलिए आते ही पूरा पेपर्स तैयार किया और रात को ही चल पड़ा मुखिया को अरेस्ट करने। इतनी जोश में था कि अपने साथ ना ही कोई हवलदार लिया, ना ही जीप का कंडीशन चेक किया ड्राइव करने से पहले। पिछड़ा गांव होने के कारण धमाकली के रास्ता उबड़ खाबड़ था और ऊपर से स्टोन जीप से भरा पड़ा हुआ। कुछ दूर चलते ही जैसे ही जीप कालिंदी नदी क्रॉस करके सौड़बेरिया धमाकली रोड पकड़ा तो जीप का टायर फ्लैट हो गया। कोई भी सूझबूझ वाला इंसान होता तो सर्दियों की रात के 12 बजे आगे न चल के वापस पुलिस स्टेशन चला जाता और सुबह होने का इंतजार करता, और सुबह तो डायरेक्ट फेरी भी मिल जाता धमाकली के लिए। पर विद्रोही में तो आज इतने सालों से चला आया शबों की काड़बड़ियों को खत्म करने का जुनून सवार था, और ऊपर से वो 5 साल पहले का बेइज्जती का जवाब भी तो देना था। नहीं नहीं, सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे आज ही मुखिया को अरेस्ट करना होगा। ये सोचकर विद्रोही जीप से उतरा और पैदल ही चलने लगा। बचपन से इसे रास्ते पर इतना बार चला है कि विद्रोही आंखें बंद करके भी यहाँ से घर पहुंच सकता था। उसके घर की एक तरफ है मुखिया का घर और दूसरी तरफ नदी घाट। फिर भी आज ये रास्ता कुछ अलग सा लग रहा था। एक भी घरों में लैंटिन की बत्तियां जल नहीं रहा था। एक भी इंसान रास्ते पर नजर ही नहीं आ रहा था। एक भी चाय की दुकान खुला नहीं था। विद्रोही जैसे जैसे नदी घाट की तरफ बढ़ता रहा उसे और भी ठंडा लगने लगा। जल्दी जल्दी में स्वेटर पहनना भी भूल गया था। दिसंबर के महीने में कालिंदी नदी की वजह से धमाकली की हवाओं में एक चिलनेस सा रहता है, और ऊपर से अभी हल्का हल्का बारिश भी शुरू हो गया था। विद्रोही का हालत पूरा खराब हो रहा था। जल्दी जल्दी पैर चलाकर वो मुखिया का घर पहुंच गया। मुखिया का घर 2 माले का है और सोलर पावर होने के कारण इसी एक ही घर में पूरे गांव में इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है। विद्रोही कॉलिंग बेल बजाते ही मुखिया झट से दरवाज़ा खोल दिया, मानो कि जैसे वो दरवाजे के पीछे ही खड़ा था। विद्रोही को देखकर बोला, हथकड़ी लाए हो ना? वरना पता चला इस बार पेपर्स तो लाए पर हथकड़ी ही लाना भूल गया। विद्रोही बोला, देखिए, पुलिस के कामों का मजाक मत उड़ाइए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि चुपचाप पुलिस के साथ सहयोग कीजिए और हमारे साथ थाने चलिए। पर इस बारिश में? मुखिया पूछा। बूढ़ा हो चुका हूँ भाई, इस सर्दियों की बारिश में भीगूंगा तो मर ही जाऊंगा।
और लोग कहेंगे पुलिस 3rd डिग्री देकर एक बूढ़े इंसान को मार डाला। वर्दी में इस दाग के साथ ड्यूटी कर पाओगे विद्रोही बेटा? तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम भी घर के अंदर आ जाओ, बारिश रुक जाने के बाद दोनों चलेंगे थाने। विद्रोही सोचा, ये इंसान जैसा भी हो समझदारी की ही बात कर रहा है। ऐसे भी ये अब मेरे शिकंजे में है, भाग के तो कहीं नहीं जा पाएगा इस उम्र में, और मुझे भी थोड़ी सी राहत मिल जाएगी इस कपकपाहट से। ये सोचकर विद्रोही घर के मुख्य अतिथिशाला में मुखिया के साथ जाकर बैठ गया। मुखिया अतिथिशाला के सामने रस्सी में टंगा हुआ गमछा विद्रोही को देकर बोला, पानी पोंछ लो, हम तुम जैसे पुलिस ऑफिसर को खोना नहीं चाहते। ये थोड़ा विद्रोही को अजीब लगा। जिस इंसान को वो अरेस्ट करने आया है वो उसका इतना फिक्र कर रहा है, क्यों? पहुँचते पहुँचते देखा कि मुखिया अपनी जेब से एक चाबी निकाला और सामने रखे अलमारी को खोलने लगा। अलमारी से वो एक ब्रीफकेस निकाला और विद्रोही को देकर कहा, हम जानते थे कि तुम ज़रूर आओगे, इसलिए ये तुम्हारे लिए संभाल के रखा है। विद्रोही ब्रीफकेस देखकर आग बबूला हो गया और बोला, ओह, तो इतनी प्यारी प्यारी बातें करके आप हमको रिश्वत देना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं, बारिश रुक जाने दीजिए, आज तो पूरा गांव वालों के सामने आपको खींच के ले जाऊंगा थाने। मुखिया जोरों से हंस के बोला, अच्छा अच्छा, ब्रीफकेस ना सही, थोड़ा चाय तो पी सकते हो ना इस कपकपाती हुई रात में। हाँ हाँ पता है, ये भी प्रोटोकॉल में नहीं आता है, पर जो अतिथिशाला तुम्हें बचपन से इतना लुभाती थी, उस अतिथिशाला के मान के खातिर सिर्फ एक चाय, आखिरी बार। विद्रोही ना नहीं कह पाया। ये सच है कि उसे ये अतिथिशाला बचपन से बहुत ही लुभाती है। इसका कमरा इतना बड़ा है कि उसके पूरे घर के सामान और ऊपर से रोशनी से झिलमिलाती हुई, जबकि उसका घर रात होते ही अंधेरे में डूब जाती है। कमरे में रखी हुई सोफ़ा, टेबल, अलमारी, सब कुछ विद्रोही को बचपन से बहुत ही पसंद है, और सबसे ज़्यादा पसंद है वो बड़ी सी आईना जो अलमारी की लेफ़्ट साइड के दरवाजे पे है। विद्रोही के घर में एक छोटी सी आईना दीवार पे टंगी रहती है और उसमें सिर्फ चेहरा दिखाई देता है, जबकि इस आईने में सर से पैर तक पूरा दिखता है। विद्रोही बैठ कर यही सब सोच रहा था कि उसको अचानक से पैरों की आवाज़ सुनाई दिया। जल्दी से वो अपना पुलिस ऑफिसर वाला कंपोजर में बैठ गया। मुखिया अंदर आया और विद्रोही को एक कप चाय देकर बाजू वाले सोफे में बैठ गया अपने कप लेकर। 3-4 सिप के बाद विद्रोही को काफ़ी अच्छा लगा। कपकपाहट काफ़ी हद तक कम हो गया। अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, मुझे पता था, मुखिया बोल उठा। ऐसे तुम अगर ब्रीफकेस खोलकर देख लोगे तो और भी अच्छा लगेगा। विद्रोही फिर से आग बबूला हो गया और बोला, आप बाज नहीं आओगे ना? आपको क्या लगता है हमें नहीं पता? ये बोन चाइना का कप प्लेट, ये सोलर एनर्जी से चलने वाला इलेक्ट्रिसिटी, ये बड़ी बड़ी आईने वाले अलमीरा, ये सोफ़ा, ये टेबल, ये 2 मंजिले घर कहाँ से हुआ? ये सब सबों की इलीगल व्यापारी से हुआ, जो आज हम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला है। जब हमें पूरा ही ख़त्म करने का इरादा है तो शबों की गैरकानूनी व्यापार के साथ साथ पुलिस को रिश्वत देने का धाड़ा क्यों नहीं जोड़ देते? केस थोड़ा और मजबूत हो जाएगा, है ना? मुखिया बोला। और इसके लिए चाहिए ये जानना कि कितना रिश्वत दे रहे हैं। तुम ब्रीफकेस खोलकर एक बार गिन क्यों नहीं लेते? मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो। बारिश रुक जाए तो ब्रीफकेस को लेकर हमें हथकड़ी पहनाकर खींचते खींचते ले जाना थाने। विद्रोही को फिर से लगा ये इंसान समझदारी की ही बात कर रहा है। वो कप प्लेट के ऊपर रखा और ब्रीफकेस खोला। पर ये क्या? यहाँ तो कोई भी रुपया नहीं है। यहाँ तो बहुत सारा
अस्पताल का, इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन का, शमशान घाट का और म्यूनिसिपैलिटी का, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लीगल पेपर्स है। विद्रोही बूढ़ा बौखला कर मुखिया की तरफ देखा और पूछा, ये सब क्या है? मुखिया बहुत ही आराम के साथ चाय पीते पीते बोला, बाप दादा को जो दौलत हमें विरासत में मिला काफ़ी था हमारे पूरे 7 पीढ़ियों के लिए, पर हम उस खून के कमाई से वंश आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए कभी हमने शादी नहीं की। नौकर भी सब छुड़ा दिए थे, सिर्फ बापी काका को छोड़कर। खुद का काम खुद ही करते थे, पर इससे हमें संतुष्टि नहीं मिला। फिर एक दिन हमने सुना कि कुछ गरीब किसान अपनों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे रुपयों की कमी के कारण। तो हमने उनसे उन शवों का खरीदना शुरू कर दिए, कुछ रुपयों की लालच देकर। फिर उन शवों को हमने कोलकाता की एक नामी मेडिकल इंस्टीट्यूट में दान करने लगे, ताकि आने वाले डॉक्टरों की पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा मिले। पिछले 50 सालों में उस इंस्टीट्यूट में इतना शब गया हमारी धमाकाली से कि वहाँ का डीन 4 साल पहले खुद मिलने आया हमसे शुक्रिया अदा करने। पर जब हमने उन्हें ये बताया कि किस तरह से यहाँ पर शव हम कलेक्ट करते थे, तो उनसे रहा नहीं गया। वो मेडिकल इंस्टीट्यूट के डीन होने के साथ साथ वर्तमान मुख्यमंत्री का भाई भी है। उसी रेफरेंस का इस्तेमाल करके वो डीन ना कि सिर्फ एक फ्री शमशान घाट का इंतज़ाम किया धमाकाली के लोगों के लिए, बल्कि नई सड़क बनाने का परमिशन भी हासिल कर लिया। और तो और पिछले साल इलेक्ट्रिसिटी भी घुस गया है हमारे गांव में। इसलिए शायद आज तुमने कोई भी घर के दलानों में लैंटर्न की बत्तियां जलता हुआ नहीं देखा। और हाँ, डीन खुद अपने देखरेख में गांव में एक सरकारी अस्पताल बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। ये सब पेपर्स उसी के बारे में है। हम बूढ़े हो चुके हैं, क्या पता कल हम रहे या ना रहे, इसलिए ये सब पेपर्स हमने एक ब्रीफ केस में संभाल के रख दिया है। अब ये सब पेपर्स तुम्हें देकर चैन की सांस ले पाएंगे। इस मिट्टी में बड़ा हुआ तुम जैसा खून खौलता हुआ पुलिस ऑफिसर जब इस मिट्टी का इंचार्ज होता है, तो मिट्टी और भी फलता और फूलता है। ये बोलकर मुखिया चुपचाप अपना चाय पीने लगा। विद्रोही पूरा बौखला गया था। माँ बाबा का हर कही हुई बात याद आ रहा था कि समाज में हर किसी का दृष्टिकोण एक जैसा नहीं होता है। जो किसी के लिए अन्याय नज़र आ रहा है, वो शायद किसी और के लिए न्याय हो। समाज और समय के साथ साथ इंसान को ठीक से परख के फिर न्याय और अन्याय का विचार या विरोधिता या समझौता करना चाहिए। पर विद्रोही सारी उम्र बिना कुछ समझे, बिना कुछ पता किए इस देवता जैसे इंसान का विरोधिता करता रहा। शर्म से आग नहीं मिला पा रहा था विद्रोही। पेपर्स को फिर से ब्रीफ केस में रखने के बाद अपने कप से चाय पीने लगा। सामने अलमीरा के आईने में अपने आप को देखकर बहुत ही छोटा महसूस हो रहा था विद्रोही को। पर ये क्या, आईने में विद्रोही तो नजर आ रहा है, पर मुखिया कहाँ गया? पलट के मुखिया की तरफ देखा तो वो वही है, हाथ में कप लिए। पर आईने में मुखिया का प्रतिबिंब तो नजर आ ही नहीं रहा है, सिर्फ हवा में लटकता हुआ कप। डर के मारे विद्रोही अपने कप जमीन पे फेंक दिया और चिल्लाते हुए बाहर के दरवाजे से भाग निकल आया मुखिया के घर से। सुबह की थोड़ी थोड़ी किरणों में पहले मुखिया का नौकर बापी काका नजर आया, फिर विद्रोही का माँ बाबा, और फिर सारे गांव वाले मुखिया के घर की तरफ आता हुआ नजर आया विद्रोही को। वो चीखता हुआ दौड़ के गया बापी काका के पास। इससे पहले कि वो कुछ कहता, बापी काका विद्रोही को गले लगा लिया और रोते रोते बोला, विद्रोही बाबा, इस गांव के माँ बाप हमारे मुखिया जी नहीं रहे, कल शाम को ही वो चल बसे। विद्रोही और भी डर गया और अपने बाबा की तरफ देखा। उसके बाबा उसके सर पे हाथ रखा और बोला, हाँ बेटा, हम लोग मुखिया की ही बनाए हुए शमशान घाट में उसका अंतिम क्रियाक्रम करके वापस आ रहे हैं। कहानी अगर पसंद आया
तो ज़रूर लाइक बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाकर अपने चाहने वालों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आपके साथ भी ऐसे ही कुछ अलौकिक घटा है कभी जो आप सबको सुनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा ताकि हम लोग भी आपसे संपर्क कर पाए। तब तक खिड़की के सामने खड़ा किया और खिड़की खोल दिया। पर ये क्या? गुप्ता अंकल का खिड़की तो आधी जली हुई हालत में लटक रहा है। घर के अंदर कोई नहीं है। वो कमरा जो कृष्णा को इतना सुंदर, ईयरी और